हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 की मंजरी का पाठ 2 राजधर्म। जैसा कि शब्द से आप परिचित होंगे, राजधर्म यानी इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे किसी राजा का धर्म क्या होता है। राजा की कहानी आपने अपने बचपन में बहुत सारी सुनी होंगी। राजा ऐसा होता था, राजा निर्दयी होता था, राजा दयावान होता था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि इस पाठ में हमारे राजा कैसे हैं और साथ ही साथ ये एक जातक कथा है। जातक कथा जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, ऐसा माना जाता है कि स्वयं उनके मुख से जो कथाएं निकली थीं वो जातक कथाएं थीं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनके निर्वाण के बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने जो कथाएं उनके समक्ष उनके बारे में प्रस्तुत की हैं वो भी जातक कथा के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये गौतम बुद्ध हैं। बचपन से कई चीज़ों में, कई कहानियों में, कथाओं में, धार्मिक दृष्टि से आपने इनका परिचय काफ़ी सारा प्राप्त किया होगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ का सार। पूरा पाठ आपसे क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या बता रहा है, जातक कथा किसके बारे में है, ये सब जानने के लिए हमें पढ़ना होता है पाठ का सार। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? लुम्बिनी नामक स्थान पे। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया है। पूर्व जन्म यानी कि उनके जन्म के पूर्व क्या हुआ था, उन सारी घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा यहाँ पर दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा कैसा आचरण करता है। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। किसी राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए अपनी प्रजा के साथ। अगर वो धर्मपरायण है, कर्तव्यपरायण है, वो प्रजा के बारे में सोचता है, प्रजा के बारे में हर एक भलाई का काम करता है, तो उसका राज्य कैसा होगा। और ठीक इसके विपरीत अगर वो बुरा है, निर्दयी है, प्रजा के बारे में सोचता नहीं है, तो उसका राज्य कैसा होता है, उसके बारे में हम इस कथा में पढ़ेंगे। जब किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव राजा की प्रजा के साथ साथ, प्रजा यानी उस राज्य में रहने वाले लोग, तो उस राज्य की प्रजा के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ता है। पर्यावरण यानी एटमॉस्फेयर, उस राज्य का वातावरण, जलवायु तक पे उस राजा के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। इसी कथा को हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो एक कथा दी है, कहानी दी है, वो है एक ब्रह्मदत्त नाम के विवेकशील राजा के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मदत्त एक विवेकशील राजा था। विवेकशील यानी बुद्धिमानी से काम करने वाला। वह सत्यासत्य, उचित अनुचित का सदैव ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोष बता सके, है ना। देखिए, दोष बता सके यानी उसकी कमियां बता सके। अब उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश क्यों थी? क्योंकि वो एक राजा था और राजा को उसकी कमियां बताने के लिए हर एक व्यक्ति डरता है। सभी को लगता है ना, अगर हमने राजा की कमी बता दी तो राजा कहीं हमें फांसी ना दे दे, राज्य से ना निकलवा दे, मरवा ना दे, या कोई सजा ना दे दे, जेल में ना डाल दे। तो इस तरीके की चीज़ों के कारण जो राजा था उसके कभी भी कोई दोष नहीं बताता था, डर के कारण। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं था। अंतःपुर, अंतःपुर यानी महल, राजा का महल। अंतःपुर, राज दरबार, नगर, नगर के बाहर के सभी लोग उसके सिर्फ गुणों का बखान करते थे। राजा जी, आप तो ऐसे हैं, आप ऐसा करते हैं, आप तो महान हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें तो राजा को अक्सर सुनने मिलती थी। उसे सुनने नहीं मिलता था तो क्या, उसके कोई भी अवगुण, अवगुण यानी उसके कोई दोष, उसकी कोई बुराइयाँ। राजा ने सोचा कि जनपद में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, जनपद यानी राजा का राज्य, जो उसके दोष भी बता सके। अतः एक दिन उसने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, वेश बदल कर। राजा जो अटायर पहनता है, बड़ी सी पोशाक, सजा धजा, मोतियों की माला, ये सारी चीज़ें पहनते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना एक दिन वेश बदल के, एक साधारण व्यक्ति के रूप में वेश बदल के वो जनपद में घूमने गया। पर वहाँ पर भी उसे
जाने में अनजाने में जो लोग उसे मिले वो सभी के सभी सिर्फ उसके गुण उसे बता रहे थे। जो बात कर रहा था, राजा जिनसे बात कर रहा था, लोग अगर आपस में राजा की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक ही चीज थी, राजा के गुण। यहां पर भी उसको दोष बताने वाला कोई नहीं मिला। वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। ध्यान दें, हिमालय प्रदेश पहुंचा। हिमालय जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बर्फ से घनी वादियां, घने जंगल, दुर्गम पर्वत, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, बड़ा ही सुंदर और ठंडा ठंडा वातावरण। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा राजा? बोधिसत्व के आश्रम में। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। जब हम किसी अपने गुरुदेव या अपने से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसका अभिवादन कैसे करते हैं? प्रणाम करके। तो राजा ने भी प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। दूसरा हम क्या करते हैं? हालचाल जानते हैं। कुशल क्षेम पूछना यानी आप कैसे हैं, क्या हालचाल है, तबीयत कैसी है, वगैरह वगैरह। कुशल क्षेम पूछा और फिर राजा आश्रम में एक ओर जाकर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। गोदे एक प्रकार के पहाड़ी फल होते हैं। वे गोदे अत्यंत शक्तिवर्धक, जैसे कि हम फल खाते हैं जो हमारे प्रदेशों में पाए जाते हैं, खासतौर पे हमारे जलवायु में जो फलों का उत्पादन होता है, वो हर फल की अपनी एक खासियत होती है। तो ये जो गोदे थे, इनकी खासियत क्या थी कि एक तो शक्तिवर्धक थे और दूसरी शक्कर के समान मीठे थे, यानी मिठास से भरे हुए थे। उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसे चाय कॉफ़ी कुछ खिलाते पिलाते हैं ना, तो ठीक वैसे ही आतिथ्य सत्कार के लिए उसने क्या कहा कि महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। ये गोदे राजा को बहुत ही स्वादिष्ट और मधुर लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। अब यहाँ पर आपने देखा किसी चीज को खाने के बाद राजा ने क्या की? उसकी प्रशंसा की। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। यानी उस राज्य का राजा जैसा है, उस राज्य का जहाँ पर इस समय वो पहुँचे हैं, हमारे ब्रह्मदत्त पहुँचा है, उस राज्य का राजा कैसा है? धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है। इसीलिए उसके पुण्य के कारण ये जो गोदे नाम का फल है वो इतना मीठा है। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर, अगर किसी राज्य का राजा अन्यायी मतलब न्यायपूर्वक राज्य नहीं करता, साथ ही साथ अधार्मिक यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, अपने आप को भगवान मानता है, अगर किसी ऐसा आचरण वो करता है तो वहाँ के तेल, मधु, शक्कर आदि तथा साथ ही साथ जंगल के फल और फूल सब कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। यानी यहाँ तक आपको कथा में क्या समझ में आया कि अगर कहीं किसी राज्य का राजा अच्छा है तो उसका वातावरण, उसके वहाँ के फल फूल, पशु पक्षी, जानवर सब सुखमय होते हैं, और अगर किसी राज्य का राजा अधार्मिक और अन्यायी है तो उसका भी प्रभाव उतना ही विपरीत प्रभाव, उतना ही नकारात्मक प्रभाव वहाँ की वनस्पतियों, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। ओज रहित मतलब किसी चीज में कोई स्वाद नहीं, तेज नहीं, कोई विशिष्टता नहीं, जो जिस स्वाद की वस्तु है वो उसका विपरीत असर देने लगे, ऐसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं। सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। पॉजिटिव काम का पॉजिटिव असर, निगेटिव काम का निगेटिव असर। तभी हमेशा बचपन से आपको सिखाया जाता है ना, बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छे काम करो। तो जैसा राजा होगा वैसा ही उस चीज की वनस्पति और संपत्ति और पशु पक्षी सभी पर उसका असर पड़ेगा। भंते, ऐसा होता होगा? यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम करके, जाते समय भी विदा का प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करके अपनी राजधानी लौट आया।
उसने सोचा तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, यानी उसने वहां वो सुन तो आया कि अगर राजा न्यायपूर्वक रहता है तो हर एक चीज पर कैसा असर होता है, अगर राजा अधार्मिक और अन्यायी प्रवृत्ति का होता है तो कैसा असर होता है। तो उसने सोचा क्यों ना इस कथन की परीक्षा करूं, यानी इस कथन को एक बार चेक करता हूं। अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। अब उसने सोचा कि अब मैं वापस जाके इस कथन की टेस्टिंग करने के लिए, इस कथन की सच्चाई को परखने के लिए मैं क्या करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। कुछ दिन देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह पुनः बोधिसत्व में पहुंचा। उसी हिमालय प्रदेश की उसी जगह पर वो दोबारा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके एक और बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर उन्हें पके गोदे दिए जब वो वहां पहुंचा, क्योंकि वो वहां का प्रसिद्ध फल होगा। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा, बोधिसत्व ने दोबारा से उन्हें वही गोदे नाम के फल दिए। राजा को वो गोदे इस बार कड़वे लगे। ध्यान दें, पिछली बार उसे वो गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे थे, लेकिन इस बार उसको वो जो गोदे थे वो कड़वे लगे। उसने फट से उनको थूक दिया और कहा, भंते ये तो बड़े कड़वे हैं, पसंद ही नहीं आ रहे हैं, अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, स्वाद बड़ा कड़वा है उनका। महापुण्य राजा अत्यंत अधार्मिक और अन्यायी होगा। उस भंते ने एक वाक्य में अपनी बात कह दी कि महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। स्वाद रहित यानी टेस्टलेस। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। पहले ओज सहित होता था, जब राजा धार्मिक प्रवृत्ति का और न्यायपूर्वक काम करता है तो राष्ट्र ओज सहित होता था, लेकिन यहाँ पर राज्य ओज रहित हो जाता है। राजा के जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी पर तैरते समय बैल यदि टेढ़ा हो जाता है, गाय जो होती हैं, गाय समूह के साथ अगर किसी पानी में वो तैर रही हैं और उनका लीडर जो नेता है, अगर कोई बैल है, अगर लीडर आड़ा टेढ़ा होता है तो जो उसके पीछे जो सेना उसे फॉलो कर रही है, जो टीम उसे फॉलो कर रही है, वो भी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, है ना। नेता के टेढ़े होने पर जिस प्रकार सभी गाय टेढ़ी हो जाती हैं, यानी अपने लीडर को, अपने मुखिया को जिस रास्ते पर वो चलते देखती हैं, और अगर उनको जिस रास्ते पर वो चलता दिखाई दे, अब वो टेढ़ा चल रहा है या सीधा चल रहा है, तो जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जो उसका अनुकरण करते हैं, वो सब के सब भी वैसे ही चलने लगते हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है, जिसमें हर एक प्रकार का गुण होता है, लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व क्षमता होती है, वो गुणवान माना जाता है, वो उनका नेता माना जाता है। यदि वह भी अपने मार्ग से टेढ़ा हो जाए या भटक जाता है, अधर्म करता है, तो उसकी जो प्रजा है वो भी उसी कुमार्ग पर चलने लगती है और अधर्म का रास्ता अपना लेती है। राजा ही नेता होता है। अब किसी राज्य का जो नेता है वो कौन है? राजा है, उसे देश का, राष्ट्र का मुखिया कहा जाता है। तो अगर वो जिस प्रकार का कर्म करेगा, उसकी प्रजा, उसके वहां रहने वाले लोग भी ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। राजा के धर्म से विमुख होने पर, विमुख मतलब अधर्मी व्यवहार करने पर, सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। राजा जितना अच्छा, राज्य उतना खुशहाल, धनवान, संपन्न होता है। लेकिन अगर राजधर्म का जो विमुख हो जाता है, जो राजा धर्म से विमुख हो जाता है, उस राज्य का राज्य जो होता है वो क्या पाता है? वो दुख पाता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल, उनका नेता, सीधा सीधा चलता है तो नेता के सीधे होने के कारण भी जो सभी गायें हैं वो भी सीधे सीधे बल्कि सही रास्ते पर चलती चली जाती हैं और नदी को आसानी से पार कर लेती हैं। इस प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना गया है वही नेता है, और वो धर्म के अनुसार आचरण करेगा, यानी धर्मानुसार आचरण करेगा, तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग ही अपनाएगी। हम अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को देखकर ही काम करते हैं ना। हमेशा कहा जाता है कि जो बड़े करेंगे उसको देखकर छोटे भी वैसा ही सीखते हैं। तो राजा तो किसी राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति है, वो जैसा कार्य करेगा, उसके नेता, उसके जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, वही नेता को देख देख कर वैसा ही कार्य करेंगे। राजा के धार्मिक होने पर सारे राष्ट्र को सुख प्राप्त होता है।
बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त करके राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया। उसने वहां बताया कि हे महामन, मैं भी एक राजा हूं, और विनय पूर्वक बोला। देखिए, किसी भी बड़े सम्माननीय और विशिष्ट व्यक्ति की पहचान उसका विनय पूर्वक होना है। विनय पूर्वक मतलब पोलाइट होना है। भंते, मैंने पहले ही गोदों को मीठा किया, फिर कड़वा किया। अब मैं उन्हें फिर मीठा करूंगा और फिर उन्हें कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। राजा ने ये बात क्यों कही? क्योंकि जब वो पहली बार आया था, उसने पूछा, उसे गोदे बड़े मीठे लगे, क्योंकि तब वो एक न्यायप्रिय और कर्तव्यपरायण राजा था। लेकिन जब उसने उसकी बात को चेक करने के लिए जब उसने अन्याय का रास्ता अपनाया, तो वही गोदे उसको कड़वे लगने लगे। लेकिन अब वो पुनः अच्छा होकर जब आया है, तब वो क्या कह रहा है कि अब मैंने पुनः इन्हें मीठा किया है और अब मैं दोबारा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे कि इन गोदों का स्वाद पुनः कड़वा हो जाए, और यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम करके वो फिर अपनी राजधानी लौट आया और अपने धर्म और न्याय पूर्वक वहां पर राज्य करने लगा। चूंकि अब उसने संकल्प ले लिया था, व्रत ले लिया था कि अब मैं हमेशा न्याय पूर्वक राज्य करूंगा। और फिर उसका राज्य जो था वो पुनः धन धान्य से भर गया, यानी कि जो संपन्नता उसके राज्य में पहले थी, पहली बार जब हमने कथा शुरू की थी तब हमने जो कहानी में उसके राज्य की संपन्नता के बारे में सुना था, पढ़ा था, ठीक वही अब उसने फिर से पा ली थी। और अब वो उससे वापस नहीं छिनने वाली थी, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया था कि अब वो बहुत कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा बनेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और जीवन का एक ज्ञान बहुत ज़रूरी जो है वो आपने यहाँ पर सीखा होगा कि किस प्रकार जैसा कर्म हम करते हैं उसी के अनुरूप हमें उसका फल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पाठ का सार आपने पढ़ लिया। कुछ पाठ के ऐसे शब्दों के अर्थ जो शायद आपको सुनने में, पढ़ने में कुछ कठिन लगे हों। वैसे सारे ही शब्द ऐसे हैं जो आप बच्चे आसानी से जिनके अर्थ जानते हैं और मेरे ख्याल से पहले से जानते हैं। विवेकशील, बिल्कुल सही। विचारवान, अंतःपुर यानी रनिवास, जहाँ पर रानियां निवास करती हैं। दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो, ऐसा स्थान। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है? इस शब्द का प्रयोग हिमालय पर्वत के लिए किया गया है, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। सुरम्य यानी रमणीक, जिसे देखकर मन एकदम प्रसन्न हो जाए, बाग बाग हो जाए। भंते यानी बौद्ध धर्म में मान्य पाली भाषा का आदर सूचक शब्द। जैसे हमारे यहाँ महोदय आदि बोला जाता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर भंते शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके ज़माने में सर या मैम शब्द का प्रयोग आप करते हैं, उस समय वो भंते शब्द का प्रयोग करते थे। अगला है ओज। ओज यानी क्रांति, है ना? किसी चीज़ का देखने में बड़ा ही सुंदर कोई चीज़ दिखाई देना। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जो आप बच्चों में तो कूट कूट कर भरी हुई है। आप सारी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। अनुसरण, पीछे पीछे चलना, यानी किसी को देखकर कोई काम करना, दोहराना किसी चीज़ को, या उसके कार्य को देखकर सेम वैसा ही कार्य करने की प्रेरणा लेना, तो अनुसरण। अंतिम शब्द है संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। जब हम किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि ये काम तो मुझे करना है, सुबह उठना मुझे सीखना है, आज तो मुझे इतनी पढ़ाई करनी ही करनी है, तो वो क्या होता है? संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय, विल पावर। यहाँ पर आपने जातक कथा के बारे में जाना। ब्रह्मदत्त ने किस प्रकार हिमालय पर्वत पर जाकर बोधिसत्व से ज्ञान हासिल किया, वो सब हमने देखा। इस पाठ के शब्दार्थ आपने सुने, जाने। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर तथा अन्य जानकारियों को हासिल करेंगे। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा देता है, और आप प्रयास करिए कि इस निःशुल्क प्लेटफॉर्म का लाभ आप अधिकतम से अधिकतम उठाइए और अपने जीवन में सफल होइए। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, साथ में स्पोकन इंग्लिश, CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सभी प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क हैं। आप हमसे इन सारी चीज़ों पर संपर्क भी कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ई बुक,
और साथ में बुक्स की फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म को फिल करते ही आपकी जानकारी हम तक आ जाएगी और जो हमारी उस चीज़ के लिए अपॉइंटेड क्रिएटिव टीम है वो आपसे संपर्क साध लेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मैग्नेट ब्रेन के वीडियोस देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।